मेरे सामने क्या टॉपिक हो रहा है? अच्छा, डिफरेंस हुआ था या फ्रेम डी रैम। अच्छा, दो चार मेमोरीज के नाम है, आप देख लो, इतनी मेमोरी आप पढ़ चुके हो कि समझ ही सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ या कैटेगरी ऑफ डी रैम। ये 60 नोट्स पूछ लिया जाता है, ठीक है, आप लोगों से। तुम लोग फुल फॉर्म जानते रहो बहुत। जो कैटेगरी आप क्या है, शांत रहो पहले। कैटेगरी आप क्या है, डी रैम। डी रैम मतलब कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी। डी रैम का मतलब मेन मेमोरी ना, वही जिसको आप रैम कहते हो, वही डी रैम है। एस रैम का मतलब कैश मेमोरी ना, एस रैम मतलब कैश मेमोरी। देखिएगा, तो अब यहाँ आपसे जब भी 2 या 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें हो सकता है कोई एक पूछ लिया जाए। जैसे ईडीओ रैम है ना, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम। यहाँ पे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी यहाँ पे ईडीओ रैम है। ईडीओ रैम, ये सब मेन मेमोरी की कैटेगरी है। दूसरा जैसे यहाँ पे एस डी रैम, एस डी रैम। तीसरा यहाँ पे, उसके बाद डी डी आर आ गया था, डी डी आर रैम। आजकल तो हर जगह फोन वगैरह में ये देखने को मिल जाता है, एन वी रैम। ये सब मेन मेमोरी की कैटेगरीज है यहाँ पे ना। इनके बारे में बस आप एक बेसिक सा इंट्रो जानते रहिए क्या होता है। और हो सकता है इसमें से कोई एक अगर पूछेगा तो कोई एक पूछ लेगा। 60 नोट्स का मतलब 2 या 3 मार्क्स में यहाँ पे ना, बस इससे ज्यादा नहीं कोई क्वेश्चन आएगा। ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, ये कोई आर्किटेक्चर का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। देखो, अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा, सभी को एक साथ डिस्कस यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जो ईडीओ रैम है ना, ईडीओ रैम एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, सबसे पहले आप यही कह सकते हो, जो सबसे पहले रैम बनाया गया था ना, वो जो कैटेगरी ऑफ रैम थी उसे क्या बोला गया था? वीडियो रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटर। ये बात यहाँ पे बोल सकते हो कि जो पेंटियम वगैरह कंप्यूटर होते थे, पेंटियम 4, पेंटियम 1 यहाँ पे ना, तो कंप्यूटर्स के नाम है, पढ़े हो ना कंप्यूटर। पेंटियम तक पहुंचोगे, पेंटियम के बाद ये i3 हुआ, i3 आया, i3 i4 ना, ये सब डुअल कोर, ये सब बाद में आया। पहले क्या था, पेंटियम प्रोसेसर थे। तो पेंटियम में जब यूज होता था यहाँ पे, तो ये यूज होता था। और इसकी जो आप ये मतलब ओल्ड कह सकते हैं ना, थोड़ी सबसे पहले ही बोल सकते हैं कि ओल्ड टाइप है यहाँ पे ना। इसकी जो कैपेसिटी होती थी ना, इसकी जो कैपेसिटी होती थी, ये लगभग आप मान सकते हो कि यहाँ पे 8, जैसे 8 MB हो गया आपका, 8 MB हो गया, 16 MB हो गया, 32 MB हो गया, 64 MB हो गया। तो ये कैटेगरी होती थी किसकी, मतलब ये कैपेसिटी किसकी होती थी? ईडीओ रैम की। तो जो पहले कंप्यूटर्स आते थे उसमें जो रैम लगी होती थी, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। तो इस वजह से यहाँ पे हम बड़े बड़े प्रोग्राम को नहीं होल्ड करा पाते थे, या ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ रन नहीं करा पाते थे, क्योंकि मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। वही प्रोसेसर की कैपेसिटी थी, वही क्या थी आपकी मेमोरी की, लगभग आपके पास आप कह सकते हो कि मैक्सिमम कितना एमबी का, 64 MB का। इससे बड़ी रैम नहीं होती थी, मतलब मेन मेमोरी नहीं होती थी किसमें, पहले के प्रोसेसर्स में, जो पहले कंप्यूटर होते थे यहाँ पे। और वो रैम किस नाम से जानी जाती थी? ईडीओ रैम नाम जाती थी। उसके बाद आया सिंक्रोनस यहाँ पे ना, ये देखा जाए तो सिंक्रोनस, वही सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है यहाँ पे ना। तो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अभी ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा, तुम लोग रैम देखे हो ना, रैम ना, ये जो स्लॉट में लगी होती है ना रैम आपकी, वही उसी तरीके सब दिखेंगे आपको, सबकी आईसी थोड़ी थोड़ी अलग है यहाँ पे।
तो आप जब देखोगे ना रैम को, तो रैम जो आई थिंक अगर मैं सिंपली बात करूं तो आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा रैम को। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहता है ना, किसी में एक कट ऐसे लगा होगा, किसी में दो लगे होंगे यहाँ पे, किसी में यहाँ पे कट लगा होगा, किसी में यहाँ पे लगा होगा ना। और यहाँ बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं आपके पास, आईसीज लगी होती है। क्या लगी होती है? आईसी ढेर सारी ना, ऐसे कुछ रैम दिखता है ना आपको यहाँ पे। वो रैम आज की कैटेगरी की जो डीडीआर है। क्या है? डीडीआर है। आप सुनते भी होंगे DDR1, DDR2, DDR3 ना, ये सब चीजें। वो रैम DDR है फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे तो सारी की सारी रैम आपको ऐसे ही दिखेंगी, चाहे आप ईडीओ रैम की बात करें, चाहे किसकी बात करें, एसडी रैम की। देखने से नहीं समझ में आएगा। हाँ, आपको ऐसे समझ में आ सकता है, क्योंकि जो ईडीओ रैम थी ना, वहां पे यहाँ पे क्या होता था, एक इस तरीके से कट बना होता था और यहाँ साइड में कट बने होते थे। मतलब अगर सिंपली अगर देखा जाए तो लोग जैसे जो नॉर्मली पहचानता है ना डेली यूज से, वो यही पहचान। जैसे यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ आने के बाद हैंग हो रहा है। चलो अच्छा ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे इस तरीके से क्या बना हुआ, कट बना हुआ ना। तो ऐसे ही लोग क्या करते, पहचान जाते हैं हाँ ये वीडियो रैम है, ये क्या है। ठीक उसी तरीके से जब एसडी रैम आया, तो एसडी रैम में इस तरीके से दो कट बने होते थे यहाँ। मतलब जैसे एक यहाँ पे आ गया, तो एक यहाँ पे बना हुआ है, मतलब एक कट यहाँ बना हुआ, एक कट यहाँ बना हुआ। तो ऐसे किसमें दिख गया आपको? एसडी रैम में। और यहाँ जो आईसीज होते थे ना, उनकी साइज छोटी होती जाती थी धीरे धीरे। पहले बड़ी बड़ी होती थी आईसी, बाद में क्या हो गई, छोटी छोटी हो गई। यहाँ पे ये जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, ये आईसी है, बहुत सारी क्या लगी हुई है यहाँ पे, आईसीज लगी हुई है। मतलब सिंपल सी सर्किट है यहाँ पे। तो ये जो सिंक्रोनस रैम आया, अब इस जाहिर सी बात है कि जब जैसे जैसे वर्जन टाइप का आगे बढ़ेगा, तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और उनकी जो स्पीड हो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा तो चेंजेस किसकी होगी, एक तो एक्सेसिंग स्पीड की और एक इसकी कैपेसिटी की। तो ये आपका 64 से स्टार्ट हुआ, 64 MB का होता था, 128 MB का होता था ना, ये आपका 256 MB का होता था। और साथ ही साथ यहाँ पे 512 तक जाके मैक्सिमम कितने का, 512 MB का। इससे ज्यादा की रैम नहीं होती थी। कौन सी रैम? एसडी रैम, सिंक्रोनस डेटा। अब ये लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा बेटर थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी इससे कहीं ना कहीं। तो अगर ये कंप्यूटर में लगा तो डेटा जल्दी से क्या होता था, एक्सेस होता था। अब ये सब डिपेंड करता है मटेरियल्स पे ना। पहले जो मटेरियल यूज किए जा रहे थे, उसमें चेंजिंग करके दूसरी तरह बनाया गया। एल्गोरिथम मतलब वो तरीके यूज करे गए। तो जब कोई पहले कोई पुरानी टेक्निक से चीजों को बनाई जाती है, जो नई टेक्निक आती है तो स्पीड वगैरह क्या होती है, मेंटेन होती है। तो ये बस कैटेगरी है किसकी, रैम की। आजकल जो आप यूज करते हैं डबल डेटा रेट है, डीडीआर का मतलब डबल डेटा रेट ना, यहाँ पे डबल डेटा रेट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें आपने बहुत देखे होंगे, फिलहाल के लिए देखने का मतलब सुना होगा आपने, क्योंकि आजकल यही यूज होती है। DDR1, DDR1, DDR2, DDR3, अब तो 4 वगैरह भी आ चुकी है, DDR3। ज्यादातर DDR2, DDR3 अभी मिलेंगे हर कंप्यूटर में। आप लैब में जाइए, लैब में जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें क्या मिला लगा होगा आपका, DDR2 या DDR3, यहाँ पे यही मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, वही कैपेसिटी की बात है, क्लॉक साइकिल की बात होती है कि किसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा किसकी कम होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आईसी है, अगर आप DDR3 में जाके देखेंगे ना, थोड़ा दोनों को साथ मिलेंगे, किसको, DDR2 को, DDR3 को। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको साथ वैसे नहीं पहचान पाएंगे पहली बार देखेंगे तो। दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल बनाया यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास, बहुत छोटे छोटे आईसी हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। ये क्या हो गया आपके पास, DDR2 है। यहाँ पे बस क्या होता है ना, ये जो कट सिंबल लगा होता है, ये जैसे यहाँ पे DDR2 में ऑलमोस्ट लगभग लगा होता है, ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा 12 सेंटीमीटर का ज्यादातर रहता है, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, कौन आपका, ये मेमोरी ज्यादातर 12 सेंटीमीटर की होती है, लगभग 7 1/4। 7 1/4 पे क्या लगा होता है आपको, यहाँ पे कट सिंबल लगा होगा। और उसी से आप, और DDR जो 3 होगा ना, यहाँ पे DDR3 होगा, यहाँ पे लगभग 5 सेंटीमीटर पे क्या लगा होगा, कट लगा। इसी से लोग मतलब इसी से आप पहचान पाओगे कि कौन सी है, DDR2, DDR3 है। दिखने में नहीं समझ में आपको आएगा, क्योंकि सब एक जैसी होंगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ का भी जो आईसी है वो क्या है, सेम है, बिल्कुल क्या है,
सेम है। हाँ, DDR1 होगा, थोड़ी बड़ी-बड़ी आईसी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है रैम वगैरह को जाके थोड़ा सा फंडामेंटल में सब चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, दिखाऊं आपको इमेज वगैरह में, आप सब देख सकते हो जाके। और वो सब वो जो अगर फंडामेंटली पढ़ाना होता है उससे डिस्कस करता है, ये देख लो यहाँ पे ना, मैं इंटरनली वर्किंग की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज आप खुद ही कर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर हो गया आपका। वहाँ पे फंडामेंटल में आपने जैसे जाके सीपीयू देखा होगा, जैसे जाके मदरबोर्ड देखा होगा, हार्ड डिस्क जाके आपने देखा होगा, वैसे आप जाके देख लीजिए किसके बारे में, रैम के बारे में। मैं बस इतना आपको बता दे रहा हूँ कि ये DDR जो मेमोरी रैम है, जो DDR रैम है, इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसमें कई सारे वर्जन है, DDR1, DDR2, DDR3 यहाँ पे, और सब रैम की ही कैटेगरी यहाँ पे है। तो आजकल जो कंप्यूटर में रैम यूज होती है वो कौन सी कैटेगरी की है, DDR रैम है सारी की सारी। और यहाँ पे आप कैपेसिटी की बात करेंगे तो 512 MB से क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये आ रही है आपकी 1 GB ना, 2 GB, ठीक है, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये सारी आजकल की जो कंप्यूटर में रैम है, एक मेमोरी आपको 16 GB की भी मिल जाएगी और 512 MB की भी मिल जाएगी। बट ज्यादातर आजकल 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB ये सब चल रहा है ज्यादा आजकल यहाँ पे, क्योंकि कोई भी 4 GB से कंप्यूटर में शायद ना लगवाए ना, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बड़े बड़े आ गए हैं। 4 GB तो आपकी मिनिमम है आजकल के हिसाब से। कोई आप लैपटॉप खरीदेंगे अगर 4 GB से कम उसमें क्या है, रैम है, तो उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कितना, 4 GB, बाकी उससे ज्यादा ही रैम रहेगा तो बेटर रहेगा। तो ये अच्छे तरीके से क्या हो गया आपका, यहाँ पे DDR तक की बात होगी। ये तो अलग ही नॉन वोलाटाइल है यहाँ पे, क्या ये नॉन वोलाटाइल रैम। वोलाटाइल समझते हो ना, पावर ऑफ डेटा लॉस ना, पावर ऑफ डेटा लॉस यहाँ पे, ये वोलेटाइल का मैटर होता है। और आजकल ये जो फ्लैश मेमोरीज के फॉर्म में आता है, जो फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव की मेमोरी कार्ड होता था ना, अभी आप देखो मेमोरी कार्ड होता था, आपको पेन ड्राइव आ चुकी है ना, हमें मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेमोरी कार्ड मतलब चिप यहाँ पे ना छोटी सी। तो आजकल की रैम जो है वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं बन रही है, चिप के फॉर्म में बन जा रही है। यहाँ पे किस फॉर्म में, आपकी सिंपल सी बात है, एक चिप के फॉर्म में, छोटी सी चिप यहाँ पे। जैसे फ्लैश मेमोरी है पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी का मतलब पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव की तरह क्या बन रही है, रैम बन रही है। क्या बन रही है, रैम। और उसमें ऐसा है कि आपका डेटा पावर जाने के बाद भी आपका लॉस नहीं होता। अच्छा ये चलो यहाँ तुम समझ जाओगे यार, फोन में है आपका ना, फोन, फोन में जैसे देता है कि कितनी मेमोरी है टोटल सपोर्टेबल, 128 GB, होता है कि नहीं होता है। और जब आप फोन खरीदने जाते हो तो उसमें कभी कभी लिखा रहता है कि ये आपके पास 8 GB की रैम है और 4 GB एक्सपेंडेबल है यहाँ पे ना, मतलब एक्सटेंड हो सकती है ना, 4 GB यहाँ पे। तो 4 GB कहाँ से आती है, 4 GB उसी मेमोरी से ना जो 128 GB की है। जो आपके फोन में 128 GB की रोम लगी हुई है, जिसे आप रोम बोलते हो, मैंने यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हो ना, 128 GB की जो मेमोरी उसने आपको दी है, ये कैसी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, डेटा हमेशा स्टोर रहता है। अब आपके पास उसने क्या दिया, उसने 4 GB क्या दे दिया, उसने रैम दे दिया। ये 8 GB क्या दे दिया उसने, रैम दे दिया। और उसने कह दिया कि ये आप 4 GB और बढ़ा सकते हो इसमें जरूरत पड़ने पे, एप्लीकेशन ऑप्शन रहता है ना इंक्रीज करने का। तो अब बताइए 4 GB कहाँ से आएगी, ठीक है, क्या अब इसका नेचर बदल जाएगा, नहीं, ये परमानेंट मेमोरी थी तभी भी कितनी है, परमानेंट है, लेकिन एज अ रैम यूज हो रही है, एज अ रैम। अब तक वो एज अ हार्ड डिस्क यूज होती थी, अब क्या हो रही है, एज अ रैम। इसका मतलब है इसी जगह पे आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल भी होते हैं और उसी जगह पे क्या करते हैं, आपके रन भी करते हैं। तो जब रन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी है, अगर उसमें आपके एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वो मेमोरी परमानेंट ही रहेगी, वो टेम्पोररी नहीं होगी यहाँ पे। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन वोलेटाइल रैम ना यहाँ पे। इसका मतलब है वो रैम, ठीक है, जहां पे आपका पावर जाने के बाद भी डेटा लॉस नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, ये सारी। तो आप कभी कभी फिलहाल के लिए मेरा मैं एक एग्जांपल सिंपल से ले रहा हूँ। जैसे मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आपका सिस्टम क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया सिस्टम ना, मतलब किसी तरीके सिस्टम क्या हो गया, ऑफ हो गया। सिस्टम ऑफ होने के बाद यहाँ पे फिलहाल के लिए जो सीमॉस बैटरी वगैरह होती है ना, सीमॉस बैटरी वगैरह, ठीक है, अगर सीमॉस बैटरी चार्ज है अगर, तो आपका डेटा रिटेन रहेगा, वो डेटा लॉस नहीं होगा। बैटरी ही नहीं चार्ज होगी तो प्रॉब्लम तो आई है यहाँ पे ना, वो सारी चीजें। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी मेमोरी, ऐसी रैम जहां पे पावर जाने के बाद भी डेटा लॉस नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं,
नॉन वोलेटाइल रैम। और ये जो फोन वगैरह फ्लैश मेमोरी के फॉर्म में होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी फ्लैश मेमोरी के फॉर्म में होती है। तो आजकल लगभग जितने भी ना फोन वगैरह आ रहे हैं उसमें जो रैम यूज हम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एनवी रैम। क्या बोलेंगे? एनवी रैम। यहाँ पे समझ आता है? इसमें से एक बार आपसे सामने से पूछा गया है मोस्टली कौन सा? आज वीडियो रैम आया था क्या? प्रीवियस ईयर पेपर में दिखा होगा ना, आपने अगर लिया होगा तो। क्या दिखा था? वीडियो रैम। तो मैंने बताया कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मे बी 60 नोट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए। चलिए ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ? फिनिश हुआ। अब उसको जाके आप क्या करिए, मेमोरी लिख लिया आपने अपने हिसाब से, जाकर के आपको एक 60 नोट्स बना लेना सब पे, ठीक है? बेसिक बेसिक 4-4 लाइन का बस यहाँ। आइए देखिएगा, बाइनेम कोई टॉपिक यहाँ पे है नहीं अब, ठीक है? एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे था, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। और ये 60 नोट्स है, ये तो एक सब्जेक्ट है फिलहाल, बट यहाँ आपके कोर्स में क्या है, 60 नोट्स आएगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। जैसे फंडामेंटल में, ठीक है, आप में भी सुने होंगे, जब आपसे फंडामेंटल में टॉपिक आता है लैंग्वेज का ना, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये सब कंपाइलर इंटरप्रेटर का नाम आता है। या सी लैंग्वेज कभी किसी ने स्टार्ट किया होगा तो नाम लिया होगा, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ना। तो उसी तरीके से समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। पहले मैं ओवरऑल, क्योंकि आप सी लैंग्वेज पढ़ चुके हो, तो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज वो भी, एक लैंग्वेज क्या है, ये भी है। तो आप ये समझिएगा यहाँ पे कि लैंग्वेज का काम होता है, लैंग्वेज का काम होता है एक तरीके से इंस्ट्रक्शन को लिखना। लैंग्वेज काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को लिखना। इंस्ट्रक्शन का मतलब एक लाइन, उससे जब ढेर सारे इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है, जब ढेर सारे प्रोग्राम लिख देते हैं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है। लैंग्वेज का काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, यही ना? हम लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब वो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? किसी ना किसी टास्क को करना, किसी ना किसी काम को करना। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक पेज उठाया, उस पर कुछ लिख दिया ना, काम करने का तरीका आपने लिख दिया, और उसके बाद आपने उसको किसको दे दिया? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर ने क्या कर दिया? उसे एग्जीक्यूट कर दिया, समझ लिया, और वो काम हो गया। यही तो है एक्चुअली प्रोग्राम। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे? मैंने ये कहा, अच्छा मैं आ जाता हूँ रियल लाइफ में। मैंने कहा कि आप कोई टास्क करवाना था आपको, चलो ठीक है, आपके एरिया की कोई, मतलब जो भी कोई ऑफिसर वगैरह हो, मैं डीएम की बात कर लेता हूँ। अब आपने क्या किया, डीएम से कोई काम करवाना था, तो आपने क्या हुआ, एक लेटर लिया, पेज लिया, उस पर क्या करा, लिखा ना, जो काम करवाना था लिख के किसको दे दिया? डीएम को दे दिया। डीएम उसे क्या किया? एग्जीक्यूट किया, पढ़ा, पढ़ा कि नहीं, रीड किया कि नहीं, रीड करके क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। काम हो गया कि नहीं हो गया? तो आप क्या डीएम से डायरेक्ट बात कर पा रहे थे? नहीं। तो आपने एक पैटर्न अपनाया, रिटर्न पैटर्न अपनाया, तो आपने वहां लिखा, प्रोग्राम लिखा। आपने क्या लिखा? प्रोग्राम लिखा। और प्रोग्राम लिखने के बाद डीएम ने उसे क्या किया? एग्जीक्यूट कर दिया, समझा, और फिर क्या करा? पहले समझेगा, पढ़ के समझेगा अपने अकॉर्डिंग, फिर क्या करेगा? उसे एग्जीक्यूट करे, काम हो गया। आपको काम करवाना था उस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है? यही तो हो रहा है आजकल जो आप करते हो यहाँ पे, जो भी सॉफ्टवेयर, यही तो सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे क्या होगा, उस प्रोग्राम को, लेटर को लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए नहीं चाहिए? या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर इंग्लिश है, मान लो डीएम को हिंदी, चलो तुमने हिंदी में लिख दिया, डीएम को सिर्फ इंग्लिश आती है। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कि आपने हिंदी में लेटर लिखा, डीएम को क्या आती है? इंग्लिश आती है। अब वहां कोई ट्रांसलेटर होगा कि नहीं होगा? कोई ट्रांसलेटर होगा, वो क्या करेगा? हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर। अब वो कन्वर्ट करके फिर दिया सीपीयू को, मतलब डीएम को, सीपीयू को दिया, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, काम हमारा हो गया। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे डीएम कौन है? कंप्यूटर। सीपीयू कौन है? सीपीयू। अब हमें क्या करना है? प्रोग्राम, उससे काम करवाना है, तो हम क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम लिखेंगे, जाहिर सी बात है, हमें वीडियो प्ले कराना है, तो वीडियो प्ले करने का प्रोग्राम, हमें नंबर को ऐड करना है तो ऐड करने का प्रोग्राम, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो अब जब हम लिखेंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है, तो हमने क्या करा, एक लैंग्वेज चूज करा, ठीक है? अब कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। कौन समझता है? बाइनरी। या तो हम बाइनरी में लिखें,
ठीक है, और उसको दे दें तो समझ जाएगा, नहीं समझ जाएगा। इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, कि हमने जो प्रोग्राम लिखा किसमें लिखा, बाइनरी में लिखा, और किसको दे दिया, कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, हमारा काम हो गया। लेकिन ये बाइनरी में प्रोग्राम को लिखना इतना आसान नहीं होता। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और हाई लेवल तो बाद में आया ना, हाई लेवल तो बाद में आया। इसका मतलब है, अब ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर ये जानता है यहाँ पे कि ये आप आर्किटेक्चर पढ़ चुके हो तो आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर ये जानता है अगर उसे ऐड करना है तो हम जो जिसको हम ऐड समझते हैं उसने उसको बाइनरी के फॉर्म में कुछ ना कुछ रखा होगा यहाँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ माइनस कहता हूँ तो उसका माइनस भी अपने फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं 10 कहता हूँ उसका अपने 10 कुछ ना कुछ फॉर्म में होगा यहाँ पे। ये सब किसके पास है, कंप्यूटर के पास है। तो ये सब कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस हैं, जब हम ये सब लिखेंगे तभी कंप्यूटर समझ पाएगा और हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन याद करने पड़ेंगे। अगर ये याद नहीं होंगे तो हम प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। और उसे याद करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ना। और बाद में एरर को भी रिजॉल्व करना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सब 1-0 तो ही है, कहाँ पे एरर है कहाँ पे एरर नहीं है। तो इसको डिबगिंग करना मतलब एरर ढूंढना बाइनरी लैंग्वेज में बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। इसलिए डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज का यूज करना बहुत ही मुश्किल है। तो हुआ क्या, देखिएगा हुआ क्या ये यहाँ पे, कि ये जो आपके पास कोड था ना, इसका एक अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट फॉर्म में, एक वर्ड फॉर्म में उसको एक नाम दे दिया। जैसे यहाँ दे दिया ऐड, क्या दे दिया गया, ऐड है। ऐड का मतलब ये है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये था माइनस जो, उसका नाम क्या रख लिया गया, तब यहाँ पे। इसके बाद इसका नाम अगर यहाँ पे क्या 10 है या कुछ भी यहाँ पे कोई डेटा है तो हमने यहाँ लिख दिया 10H, ये डेटा हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का कोड होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे पल लिख दिया। इसका मतलब है, अब ध्यान सुनिएगा, ये ऐड और ये कोड दोनों क्या है, सेम है। अब मैं अगर कंप्यूटर को ये भी दूंगा तो भी एडिशन होगा, वो कर देगा। अगर मैं ये भी दूंगा तो भी एडिशन कर देगा। लेकिन इससे वो डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनली ये जो ऐड किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी सीक्वेंस में। और यहाँ असेंबलर आता, कौन आता है, असेंबलर। तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन अब अगर मुझे कोड लिखना है तो मैं इस फॉर्म में ना लिख करके इस फॉर्म में क्या करूंगा, लिखूंगा। और इसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असेंबली। तो असेंबली लैंग्वेज एक अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज एक अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज है, जहां पे आप अल्फाबेट लिखोगे या तो यहाँ डिजिट नंबर भी आ सकता है ना, अल्फाबेट और क्या आएगा, नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपका कमांड बेस्ड है, मतलब ये सारे कमांड है। इसको मेमोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोनिक्स। यहाँ पे मतलब ये सब मेमोनिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने मेमोनिक्स डिफाइंड होंगे उतने का ही हम यूज करके प्रोग्राम को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर यहाँ पे एडीसी है तो एडीसी रहेगा, अगर यहाँ पे एडीडी है तो एडीडी रहेगा यहाँ पे ना। लेकिन अपने हिसाब से हम कुछ एडीबी यहाँ पे नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें बहुत सारा कीवर्ड बना के दिया गया है, मतलब कि मेमोनिक बना के दिया है। हम उसी मेमोनिक का यूज करके क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। और वो प्रोग्राम असेंबलर क्या करता है, मशीन में कन्वर्ट होता है और वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे ना। तो लेकिन यहाँ पे अब बताइए, मशीन लैंग्वेज लिखना आसान है कि असेंबली, असेंबली। इसलिए असेंबली में प्रोग्राम लिखना क्या होता है, इजी होता है, आसान होता है। और इन कंपेरिजन टू बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ना यहाँ पे। लेकिन हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो आसान कौन हो गया, हाई लेवल। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन है, हाई लेवल। तो हम लोग हाई लेवल तो इसके बाद आई ना, पहले कौन थे, बाइनरी। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है और ये भी कौन सी है, लो लेवल। लो लेवल में दोनों आएंगी, बाइनरी भी आएगी, मशीन भी आएगी, और कौन आएगी, असेंबली आएगी। तो इसमें लिखिएगा पहले थोड़ा सा, यहाँ पे 60 नोट से पूछा जाएगा आपसे। देखिए, assembly language, assembly language is a assembly language is a low level programming language. Assembly language is a low level programming language, programming language that uses that uses that uses uses some predefined predefined mnemonics mnemonics to write the instruction, to write the instruction.
टू राइट द इंस्ट्रक्शन। मेमोनिक का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा, मेमोनिक मीन्स एक तरीके से प्री डिफाइंड वर्ड, यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड्स। जैसे ऐड ये क्या है, मेमोनिक है। यहाँ पे लोड क्या है, ये सब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये सब क्या है आपके मेमोनिक्स हैं। इन सब मेमोनिक का यूज करके ही हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे यहाँ। अब असेंबली लैंग्वेज को मशीन नहीं समझ सकती ना, तो उसके लिए क्या यूज होता है, असेंबलर। ट्रांसलेटर में क्या यूज होगा, असेंबलर। इसमें लिखिएगा असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, कैन नॉट बी अंडरस्टूड बोल रहा हूँ, कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर डायरेक्टली, hence a translator is required या translator is used called assembler, a translator is used called assembler, called assembler। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, और यहाँ पे एक ट्रांसलेटर कौन आ गया आपका, असेंबलर। तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो मशीन लैंग्वेज। और ये चीज आप याद रखना, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन में नहीं करता। कभी भी कंपाइलर किसी भी लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट नहीं करता, वो किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली में। फिर वहां से असेंबलर किस में करता है, मशीन में करता है। लेकिन कभी डायरेक्ट कोई कंपाइलर मशीन में कन्वर्ट नहीं करता ना। बेसिक लेवल पे आपको ये पढ़ाया भी जाता है, और बुक में भी लिखा होता है प्रॉपर कि कंपाइलर ना कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है, जो लोग ये लिखते हैं ना, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, समझ रहे हो नहीं, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट, ये बेटर डेफिनेशन है। क्योंकि सोर्स कोड का मतलब जो कोड है वहां पे, ऑब्जेक्ट का मतलब है कुछ भी हो सकता है, असेंबली कोड, मशीन कोड, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, वो कहना बेटर है। लेकिन कोई ये कह रहा है डायरेक्टली अगर यहाँ पे कि कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है ना। लेकिन बेसिक लेवल पे आप इसको सही मानिए, एग्जाम में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे आप कंपाइलर पढ़ेंगे जब कभी आप यहाँ पे आगे चल के, तो आपको खुद ही ये कहने की मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखेंगे कंपाइलर जब पढ़ेंगे तो कंपाइलर ने क्या किया, जो उसका रिजल्ट आया वो किसमें आया, असेंबली में। जब असेंबली में आया तो मशीन कहाँ, अभी तो मशीन नहीं है, और असेंबलर ना होता वहां पे तो कभी एग्जीक्यूशन हो ही ना पाता यहाँ पे ना। अब इसको असेंबली को हम अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होते हैं, अल्फाबेट और नंबर, कभी कोई सिंबल यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा। तो इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज, अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर ही दिखेंगे आपको। जैसे आप लाइन लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए लोड, लोड में लिख दिया 10H ऐसा कुछ करके, तो ये लोड क्या है, अल्फाबेट है, 10 क्या है, नंबर। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, 10H, क्या आ गया, 10H। मतलब यहाँ पे और कोई सिंबल वगैरह यूज नहीं होगा यहाँ पे कभी भी। तो ये कहने का मतलब था अल्फा न्यूमेरिक।
अब थोड़ा सा आप यार फीचर देख लीजिए यहाँ पे। प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो आपने समझ लिया होगा कि आप खुद बताइए, अगर आपको असेंबली सीखनी है, जाननी है, काम करना है, तो पहले क्या आना चाहिए? मेमोनिक्स। पहले क्या आना चाहिए? मेमोनिक्स। जब तक मेमोनिक्स नहीं आएगा तब तक हम लैंग्वेज लिख ही नहीं पाएंगे यहाँ पे ना, वो पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। तो ये इसीलिए जब पढ़ाई असेंबली लैंग्वेज को डिटेल में होगा, एज ए सब्जेक्ट होगा, तब वहाँ पहले क्या पढ़ाया जाएगा? मेमोनिक्स। फिर क्या पढ़ाया जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। कि जब ये लिखी जाती है तो किसी न किसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे हर रन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, कौन? 8085, तो इसके लिए जो कोड लिखोगे अलग होगा। अगर 8086 आ गया, इसके लिए कोड क्या होगा? अलग होगा। तो आप याद रखिए कि असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही हमने लिख दिया और सब पे रन कर जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका सी लैंग्वेज है, अगर आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया तो आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करा दीजिए ना। जैसे आपने करा दिया विंडोज 7 पे, ओएस पे, तो आपका वो किसी भी कंप्यूटर पर रन कर जाएगा, विंडोज 7 के ना, बाकी किसी नहीं, लाइनस पे नहीं करेगा, किसी और पे नहीं करेगा, लेकिन विंडोज 7 के किसी भी कंप्यूटर पर रन कर जाएगा, चाहे उसमें चाहे जो प्रोसेसर लगाओ, चाहे वहां पे i3 लगाओ, चाहे i7 लगाओ, चाहे जो लगाओ, रन कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर असेंबली लैंग्वेज है तो अगर वो किसके लिए बनाया गया है? i3 के लिए, तो किस पे रन करेगा? i3 पे। अगर i5 है तो i5 पे। i3 का प्रोग्राम i5 पे नहीं चलेगा, ये नहीं होता ना किसमें? असेंबली लैंग्वेज। यहाँ लिख लीजिएगा असेंबली लैंग्वेज, यही पॉइंट आप नोट करते चलिए ना, जितने जितने पॉइंट है यहाँ पे। असेंबली लैंग्वेज इज प्रोसेसर स्पेसिफिक। असेंबली लैंग्वेज इज प्रोसेसर स्पेसिफिक। प्रोसेसर स्पेसिफिक। प्रोसेसर स्पेसिफिक जो भी है, प्रोसेसर डिपेंडेंट कह सकते हैं ना, प्रोसेसर डिपेंडेंट, प्रोसेसर स्पेसिफिक। मतलब इसका मतलब समझ गए ना आप यहाँ पे? अगर कोई प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम 1, ये किसके लिए बनाया गया? 8085 के लिए। तो ये प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम 8086 के लिए नहीं चलेगा। ये मतलब है किसका? प्रोसेसर स्पेसिफिक का यहाँ पे ना, ये सारी चीजें। अब जाहिर सी बात है कि अभी एक तो ये चीज हो गई यहाँ पे ना। हाँ, मतलब प्रोसेसर्स के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, प्रोसेसर के लिए आसान हो जाती है, हमारे तो डिफिकल्ट है ना। अरे हम अगर अभी भी आप हाई लेवल लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो असेंबली हमारे लिए क्या है? डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें लिखना, हमें इस लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिखना इतना आसान नहीं है। इसलिए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाई लेवल। अगर आसान होता तो बेटर क्या था? असेंबली। क्योंकि कंप्यूटर के क्लोज कौन है? असेंबली है ना। कंप्यूटर के पास आओ तो कंप्यूटर के सबसे क्लोज कौन है? मशीन लैंग्वेज। उसके बाद कौन है? असेंबली। फिर कौन है? हाई लेवल। अब तुम हाई लेवल में सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, हाई लेवल में सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो अब वो सॉफ्टवेयर जब इंटरप्रेट होता, टाइम लगता नहीं लगता तुम्हारा वहां पे? अगर तुम असेंबली में बनाते, एग्जीक्यूशन और क्या होता? फास्ट होता, क्योंकि वो ट्रांसलेट करने वाला काम नहीं होता, आप उससे बच जाते हैं यहाँ पे ना। तो ओवरऑल यहाँ पे लिखिएगा, दिस लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज is not user friendly या programmer friendly. This language is not programmer friendly. This language is not programmer friendly. अब यहाँ पे अगर जैसे स्टार्ट नोट्स आया हुआ है, अगर आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं असेंबली लैंग्वेज का, तो आप अपने हिसाब से ऐसे प्रोग्राम जैसे यहाँ लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, एक एक रजिस्टर लिया बी, उसमें किसको मूव करा लिया? एक डेटा को मूव करा लिया, दैट इज 24H। ये डेटा हमने क्या कर लिया? मूव करा लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे, मान लेता हूँ यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिखा, सी को यहाँ पे क्या कर लिया, उसमें 25H मूव करा लिया। तो ये क्या हो गया आपका? जो स्टेटमेंट है किसका, किस लैंग्वेज का है? असेंबली का है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी के लिए कुछ मिसिंग हो सकता है, क्योंकि मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसको कैसे भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा ना। मैं जो लिख रहा हूँ बस वो सही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, एक मूव तो आ गया ना यहाँ पे। अब आप चाहें, अगर 8085 है, 8085 है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं लोड ना, लोड बी, लोड बी।
तो जो डेटा ये था ये मेमोरी में से आ रहा था यहाँ पे, तो ये जो डेटा था बी का वो कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर में। कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर। अब आप क्या लिख सकते हैं, ऐड सी। क्या लिख सकते हैं, ऐड सी। सी के साथ ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपका सिंपली, अगर मैं स्टोर की बात करूँ ना, जैसे मेमोरी लोकेशन देता हूँ स्टोर, और एक यहाँ मेमोरी लोकेशन देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया चलो 300H, इस मेमोरी लोकेशन में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। आपको ये नहीं मैं कह रहा हूँ इसको रन कराना है, रन कराने के लिए भी आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा, इतने आसान से यहाँ पे सब कुछ नहीं होता असेंबली में। बट हाँ, एग्जाम के लिए आप इस तरीके का कोई कोड लिख सकते हो। जब आपसे क्या पूछा जाए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो आप एक दिखा दो, क्योंकि आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, इसका मतलब थोड़ा सा कोड भी दिखा दो वहाँ पे ना। बाकी नहीं तो बेसिक जो मैं लिखवा दिया हूँ इनफ हो वहाँ पे, कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है और कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है, कैसे कंपेरिजन है किससे, हाई लेवल से, और कैसे क्या है मशीन लेवल से। तो आप ये मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अगर प्रोग्राम बनाया गया हाई लेवल में और प्रोग्राम बनाया गया असेंबली लेवल में ना, तो दोनों में से किस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, असेंबली में ना। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा जो वो ट्रांसलेटिंग का फेज है वो टाइम नहीं लगेगा ना, हाई लेवल। अच्छा, हाई लेवल किस में कन्वर्ट होता है, असेंबली में। पहले हाई लेवल किस में होता है, असेंबली में, और फिर किस में होता है, मशीन में। इसका मतलब है ये जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो तो बच जाएगा ना आपका। तो प्रोग्राम लिखना बेटर किस में, असेंबली में। बट यूजर के लिए क्या है, डिफिकल्ट है। अब यूजर, आप खुद सोचिए, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि कोड किसको लिखना है, प्रोग्रामर को। आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, अब आप सॉफ्टवेयर बनाने में लगाते हो कम एक सॉफ्टवेयर 2 साल, हाँ। तो जाहिर सी बात है असेंबली डिफिकल्ट है, तो आप सोच सोच के कोड लिखोगे नहीं लिखोगे यहाँ पे। यहाँ तो जल्दी से लिखते चले जा रहे हो किसमें, हाई लेवल में। यहाँ पे कोड लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप जल्दी कोड नहीं लिख पाओगे, टाइम लगेगा वहां पे। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बेटर क्या होगा, हाई लेवल यूज कर लें, और वहां पे हम लोग एक ट्रांसलेटर रख लें ना, और उसके बाद वही सेम टास्क हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। यही हाल है ना, कि अगर आपको मतलब चाइना में, आपको चाइनीज, चलो चाइनीज में लेटर लिखना नहीं आता, तो आप पहले चाइनीज सीखोगे, या सीखो, सीख सीख के लिखो लेटर यहाँ पे ना। इससे अच्छा क्या है, अरे हिंदी में लिख दो आप, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दो, और कोई अगर वहां का पर्सन हो ट्रांसलेट करा ले तुरंत वहां पे ना, ये ज्यादा बेटर ना यहाँ पे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो जानता है अच्छी बात है, बट आपको जो सुटेबल लगता है वो काम आप करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको बनाने हैं। लाइन, आप हजारों लाइन कोड किसको लिखना है, आपको लिखना है। इसलिए बेटर कौन है यहाँ पे यूजर के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज। समझ में आ गई बात। ये एक्चुअल में क्या है, इससे ज्यादा कुछ डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। और आप लोग बस एक काम करिएगा, खास करके जो 2-3 दिन से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो शॉर्ट नोट्स टाइप की चीजें हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले जो जो पढ़ाया गया था ना, उन सब चीजों को क्या करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। और क्लास की जहां तक बात है, मैं कल अभी क्लास में कोई सी लैंग्वेज कोई टॉपिक छूटा था आपका, पढ़ाया गया कि छूटा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अभी है ना, तो कल मैं उसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कल डिस्कस करूंगा, कल मैं खत्म कर दूंगा जो भी क्लास लेना होगा मुझे ना, उसी टाइम पे या अलग से बुला लिया जाएगा आपको। बट हाँ, कल एक ही में क्लास लूंगा, उसमें ट्राई करूंगा कि सारे जो टॉपिक वहाँ पे क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, चाहे 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास होगी यहाँ पे। और उसी वक्त आपको ये बता दूंगा, आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में दे दूंगा एक इसका आर्किटेक्चर का, आप उसको अच्छे से पढ़ के चले जाइए यहाँ पे ना। और वही इसलिए रिवाइज बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप यहाँ पे, नहीं सब चीजों को। लेकिन कल जो क्लास पहले चलेगी, प्रियरिटी किसकी है, मैलॉक, सॉरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ना, इसी को मैं पढ़ाऊंगा कल। चलिए ठीक है, इतना रखें।